हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर में उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में या जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम आप सभी के फोर्थ सेमेस्टर के लिए बीए प्रोग्राम कोर्स के पॉलिटिकल साइंस के लिए इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर इस तरीके का आपके पेपर में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा। आप सभी का पेपर जो होगा वो कितने घंटे का होगा, तो 3 घंटे का पेपर होगा। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन कितने करने होंगे यहाँ पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि 4 करने हैं, 5 करने हैं और टॉप पे आपको रोल नंबर लिखना होता है जैसा कि मैंने भी आपको बताया। क्वेश्चन आप किसी भी एक लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, किसी में भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश मीडियम भी चूज़ कर रखा है एडमिशन के टाइम तो भी आप हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हो। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ कर रखा है और आप इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो, लेकिन पूरा पेपर का जो लैंग्वेज है वो एक ही रहना चाहिए। इसके बाद में यही जो छात्रों के लिए जो ऊपर निर्देश दिए गए थे वही निर्देश यहाँ पर भी दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। सबसे पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को डिस्कस करना है आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर स्पष्ट करना है, यानी आपको बताना है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी लास्ट वाली उसमें भी मैंने आपको कहा था कि आपको करना क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं क्योंकि एक क्वेश्चन ही होगा आपका, लेकिन उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर पूछा गया है और इसके बाद में हंस जे मार्गेनथाउ के जो यथार्थवाद के 6 सिद्धांत हैं इन सभी को आप सभी को प्रतिपादित भी करना है। तो ये वीडियो वैसे तो हमने अपलोड कर रखी है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। आप प्लेलिस्ट के थ्रू वहाँ पर सभी वीडियो से चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि हंस जे मार्गेनथाउ थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यथार्थवादी सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवर्तक रहे, या आप कह सकते हो उन्होंने यथार्थवादी विचारधारा को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पहले मार्गेनथाउ ने और इसके अलावा फिर इसके बाद में एक आ जाते हैं आपके E.H. कॉर करके नाम है उनका, दूसरे विद्वान का। तो जनरली हंस मार्गेनथाउ के बारे में पूछता है, अगर हंस मार्गेनथाउ नहीं भी पूछता तो E.H. कॉर पूछता है। तो दोनों के बारे में आपको सिमिलरली लिखते हुए चलना है। लेकिन यहाँ पर आपसे 6 सिद्धांतों के बारे में बात हुई है कि भाई हंस मार्गेनथाउ के 6 सिद्धांत, तो 6 प्रिंसिपल मैंने आप सभी को बताए हैं, आपको वही 6 प्रिंसिपल आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है और डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो कैसे हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सहायक करती है। देखो, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है इमैनुअल वैलेस्टीन ने दी है और जो ये निर्भरता का सिद्धांत है ये A.G. फ्रैंक इसके द्वारा इसका वर्णन किया गया है, जिसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक को हम कहते हैं। तो इन दोनों के जो थ्योरीज है किस प्रकार से इन अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में हेल्प करती है, तो ये दोनों के दोनों वीडियोस मैंने बना रखी हैं जिसमें 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बाकी फर्स्ट वीडियो में लाख से प्लस व्यूज़ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इसके अलावा नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, कई सारी वीडियोस है, कुछ प्रीवियस वीडियो भी है, ओल्ड वीडियोस भी है, नई वीडियोस भी है और नई वीडियोस और भी आती रहेंगी क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी हमें करवानी हैगी। तो ऐसा भी है कि किसी में ज़्यादा व्यूज़ है, किसी में कम व्यूज़ है, तो प्रीवियस वीडियो जो है हमारी जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ है और जो नई है तो उसके अंदर अभी धीरे धीरे काम उस पर सोचो चल ही रहा है, क्योंकि कोविड के बाद में अब अच्छे तरीके से एग्जाम होने स्टार्ट हुए हैं। अब स्टूडेंट्स को पता चलने लगा है कि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो इसीलिए अब आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरा, J.N. टेगनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण या नारीवादी सिद्धांत जो है ये भी हमने आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप सभी को इग्नू वाले स्टूडेंट्स को भी अलग से बता रखा है और सिंपल जो आप स्टूडेंट्स हो आपको भी मैंने समझा रखा है, बता रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पेपर में पक्का आना ही आना है। देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं, अगर आप हमारी हर एक वीडियो देखते हैं और पूरी देखते हैं तो आप रियलिटी में बताऊं तो आप अपने पेपर में अच्छा खासा, अगर 100% में से मान के चलो तो आप 70+ स्कोर हमेशा करेंगे। और कॉलेज के अंदर 70+ स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप सभी को बता दूं, लोगों के 50% से ज़्यादा ईमानदारी से लाने में, अच्छे तरीके से लाने में एक टाइम पे पसीने निकल जाते थे या इंसान ला नहीं पाता था। लेकिन हमारे बताए हुए तरीके से आप एग्जाम करोगे तो गारंटी है एक एवरेज स्टूडेंट के भी 70+ मार्क्स पक्का आएंगे। जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट बताऊं, आपको वो करना ही करना है। सबसे पहली बात तो शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध को हमने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे हमने बता रखा है कि 1945 के बाद से, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका और जो यूएसएसआर है उनके बीच के जो रिलेशन है, उन रिलेशन को हम जब गहराई से पढ़ते हैं तो उसके लिए हम शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस 1945 से लेकर 1991 तक हम देखते हैं दोनों के बीच में गहरे मतभेद थे, एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार था, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी। और इन सब होड़ ने ही किस चीज़ को जन्म दिया? कोल्ड वॉर को जन्म दिया। और ये क्लास 12th में आप सभी ने पढ़ रखा है। इसके बाद में तनाव शैथिल्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तनाव शैथिल्य का मतलब होता है, देखो इसे तनाव शैथिल्य ना पूछकर आपसे पेपर में वेदांत का सिद्धांत भी लिखा आता है। देखो इंग्लिश में डिटेन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वेदांत का जो सिद्धांत है, क्योंकि कई बार इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है या यहाँ पर लिखा हुआ ये अलग तरीके से भी आ सकता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है। इस पर भी वीडियो बना रखी है और इस पर भी लगभग 75,000 तक के बच्चे जो ने इसको देख रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वेदांत क्या होता है, सबसे पहले हमने ये एक्सप्लेन किया है, वेदांत की आवश्यकता क्यों पड़ गई, फिर ये एक्सप्लेन कर रखा है, और वेदांत के बीच में क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या शर्तें थी, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। इसके बाद में शीत युद्ध के उत्तरार्ध में जहाँ पर भी ये आ जाए तो आपको समझ जाना है कि उत्तरार्ध का मतलब होता है पोस्ट। अब जैसे किसके आगे लग रहा है शीत युद्ध की, तो बात हो रही है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की, यानी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, यानी शीत युद्ध के बाद में शक्ति के नए केंद्रों के उद्भव के क्या कारण है, उनका परीक्षण बताइए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए शक्ति के जो नए नए केंद्र हैं वो है कौन कौन से। तो इसमें शक्ति के कई सारे नए केंद्र हैं, जिसमें से हम कुछ केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे पहले नए केंद्रों की बात, तो इसके अंदर EU, यूरोपियन यूनियन, चीन, आसियान, इसके बाद में ब्रिक्स के बाद में आप इसके अंदर लिखना चाहो तो इसके अंदर भारत, एक ये भी लिख सकते हो, क्योंकि भारत पे भी स्पेशल क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके पेपर में। तो ये उभरती हुई कुछ महाशक्तियां हैं, क्योंकि भारत का नाम तो लेना ही लेना है, क्योंकि हम भारत के अंदर, और कई बार ही पूछता भी है, ऐसा नहीं है कि हम भारत में रहते हैं तो भारत का नाम लेना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमें दिखते हैं कुछ संगठन या देश जो कि सत्ता के एक उभरते हुए केंद्र है। जैसे EU की बात करें तो स्पेशली मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, चीन की बात करें तो स्पेशली इस पर वीडियो बना रखी है, आसियान की बात करें तो स्पेशली इस पर भी बना रखी है, ब्रिक्स की बात करें तो इस पर भी स्पेशल वीडियो बना रखी है। भारत पे तो बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति, यानी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी में आपको बताना है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता का क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्षता। तो ये 2.4 लाख स्टूडेंट्स ने वीडियो देख रखी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आप ये समझेंगे कि गुट निरपेक्षता है क्या, फिर आपको ये देखना है गुट निरपेक्षता की क्या आलोचना है। अब जब आप इसकी आलोचना की वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि गुट निरपेक्षता भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या और देशों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। तो कोई इसी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि शीत युद्ध के उत्तरार्ध में नए शक्ति के केंद्र के उद्भव का या उदय का कारण बताना है आपको। तो उसमें से मैंने बताया भारत भी एक उभरता एक नया केंद्र है, इस पे क्वेश्चन बनता है। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग से इसके लिए सेपरेटली बना है, ना केवल इसमें, इससे प्रीवियस ईयर में जो पेपर था आपका, कल ही मैंने एक और डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत के समक्ष कौन कौन से एक तो चुनौती और मुद्दे है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सबसे पहले जैसे कश्मीर मसला है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत के विकास को लेकर सबसे ज़्यादा उभरती हुई महाशक्ति को लेकर एक मुद्दा है, क्योंकि भारत ने अपने काफ़ी सारे जो अमाउंट, अपना काफ़ी सारा पैसा है वो कश्मीर को सुरक्षित करने में, कश्मीर को इंटीग्रेट करने में लगा रखा है। दूसरी बात करें तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे चीन, पाकिस्तान, इनसे भी भारत को
बहुत ज़्यादा सतर्क या सुरक्षित रहने की आवश्यकता पड़ती है, या इनसे हमें एक कदम आगे रहने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इनसे आगे नहीं रहेंगे तो हो सकता है भविष्य में हमारे काफ़ी सारे सीक्रेट्स लीक हो जाएँ और वो उसका फ़ायदा उठाकर हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एक चुनौती ये है। इसके अलावा बहुत सारे विकसित देश हैं जिनसे हमारी जो है विचारधारा मिलती नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता दूँ, 1998 में हमने क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया। तो उस परमाणु परीक्षण के ठीक बाद जो हमारे दोस्त भी थे उन्होंने भी कई बारी हम पे प्रतिबंध लगाए, कई बारी हमारी आलोचनाएँ करी। तो यहाँ पर हमारे सामने ये ज़रूर एक समस्या है कि हम जल्दी से जल्दी एक महाशक्ति बने, ताकि हम अगर एक महाशक्ति नहीं बन सकते तो हम पे ऐसे देश आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट का होता है और मैं आप सभी से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप लोग शॉर्ट नोट ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। देखो 4 ऑप्शन आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, आपको कोई 2 करने होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 1 करोगे, अगर 1 करोगे तो 1 क्वेश्चन ही माना जाएगा। इस 4 में से जैसे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चारों ऑप्शन देख सकते हो आप। चारों में से आपको कोई भी 2 करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो और एक ये कर सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो ऑलमोस्ट सारा पेपर आप लोगों को ऑलरेडी मेरी तरफ से करवाया जा चुका है। बाकी मैं अपनी तरफ से तैयारी फिर भी कराता रहूँगा। जैसे इसमें पूछा गया है, भारत की विदेश नीति में भू राजनीतिक निर्धारण तत्व क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी जो शॉर्ट नोट का है, ये मैंने लगभग 3 पेज में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। 3 पेज में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक क्वेश्चन के लिए 3 पेज बहुत है, और वो भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी मैं समय समय पर अपलोड करता भी रहूँगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक आपको कितना लिखना है, कौन कौन सा कंटेंट डालना है, ये ज़रूरी है। डाटा तो हमारे पास बहुत सारा है, कंटेंट तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन ऐसा कंटेंट मिले जिसको लिखने के टाइम में हमें याद भी रहे और साथ ही साथ में हमें मार्क्स भी अच्छे लगे। तो उसके लिए आप उन वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हो। सुबह संघ के विघटन के कारण या पतन के कारण या फिर आपका ये डिसइंटीग्रेट के कारण रीजंस, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग बात नहीं पूछी जा रही इसमें आपसे। तो आप लोग पता है 6 कारण, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे, सोवियत संघ के अंतिम महासचिव। दूसरे नंबर की बात करें हम सोवियत संघ के विघटन के पतन के अंदर, तो दूसरा रीजन हो जाएगा कि सोवियत संघ ने अपना अत्यधिक धन देशों को या तो विलय करने में या फिर हथियार बनाने में खर्च कर दिया। तीसरी बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो तानाशाही रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 17 वर्षों तक उनका जो शासन था वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट रहा और उसमें देश का विकास भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके अलावा पश्चिमी देशों का हाथ लिखना चाहो आप पश्चिमी देशों का हाथ लिख सकते हो। और नव उदारवाद के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, तो नव उदारवाद के बारे में भी हमने बात कर रखी है। ऑलमोस्ट इस पेपर के सारे क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और अगर आप लोगों को इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमसे जुड़ना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।